उसकी बात सुनी तो वह बोली, ठीक है राजकुमारी, अभी मैं उनको बुलाती हूं। उसकी बात सुनकर वह लड़की बोली, अब तुम जा सकती हो। उसकी बात सुनकर वह दासी वहां से चली गई। जाने के कुछ वक्त बाद ही वहां पर एक बुजुर्ग आ गया। यह वही बुजुर्ग था जिसने देविका को देव के पास से लेकर आया था। यही नहीं, वह लड़की कोई और नहीं बल्कि देविका थी। तभी वह आदमी वहां पर हाजिर हुआ। उसके बाद वह बोला, क्या बात है राजकुमारी, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? उसकी बात सुनकर देविका उससे घूरने लगी। उसके बाद वह बोली, मैंने आपसे कुछ करने को बोला था, वह हुआ है कि नहीं? उसकी बात सुनकर जाफरान बोला, यंग मिस, सब कुछ हो गया। मैंने उनके बारे में मालूम किया है। उन्होंने अपनी शक्तियों को बहुत ही तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। साथ में उन्होंने राजावत के परिवार के कई योद्धाओं को खत्म भी कर दिया है। यही नहीं, उसके बाद उसने देव की समाधि से लेकर अकादमी तक की सभी बातों को बता दिया। उसकी बात सुनकर देविका के चेहरे पर एक राहत की सांस आई। उसके बाद उसने अपनी आंखों को बंद किया जैसे कि वह राहत की सांस ले रही हो। तभी उसके कानों में दोबारा जाफरान की आवाज पड़ी, राजकुमारी, एक और बात है जो शायद आपको जाननी चाहिए। जब मैं उनके बारे में मालूम कर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि उनके साथ या उनके आसपास बहुत ही भयानक शक्ति रहती थी, जैसे कि कोई बहुत ही ज्यादा ताकतवर उनके आस पास हमेशा रहता हो। उसकी बात पर देविका ने हां में सर हिला दिया। देविका को लगा कि वह गोल्डन ड्रैगन की बात कर रहा होगा। तभी जाफरान दोबारा बोला, राजकुमारी, सिर्फ यही बात नहीं है, उनके आसपास बहुत सारी शक्तियां चक्कर लगाती रहती हैं, जैसे कि वह हर वक्त उनका पीछा कर रहे हो, और मुझे लगता है कि वह शक्ति किसी आम परिवार की नहीं हो सकती। मैंने जानने की कोशिश की मगर नहीं कर पाया। मगर मिस्टर शांति के बारे में मालूम चल गया। वह शाह परिवार के योद्धा था। उसकी बात सुनकर देविका बहुत ज्यादा हैरान हुई। उसने पूछा, आखिर वे लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं? उसकी बात सुनकर जाफरान बोला, राजकुमारी, बात यह है कि अकादमी की एक पार्टी में उन्होंने शाह परिवार के उत्तराधिकारी को उन्होंने बहुत ज्यादा घायल कर दिया था, जिससे वह मरते मरते बचा। यही नहीं, उन्होंने उसे यह धमकी दी है कि वे जिस दिन मध्य महाद्वीप में आएंगे उस दिन से शाह परिवार का आखिरी दिन होगा। उनकी इस बात को जानकर शाह परिवार ने उन पर कई हमले कर दिए, मगर पता नहीं कैसे उनकी शक्तियां बहुत ज्यादा क्रूर हो जाती हैं, जिसके बाद उन्होंने कई योद्धाओं को मार दिया है, जिससे शाह परिवार इस वक्त उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। उसकी बात सुनते ही अचानक से देविका के शरीर से बहुत ज्यादा शक्तियां निकलने लगीं, जिसके वजह से उसके नीचे का पत्थर का आसन पाउडर में बदल गया। इस वक्त उसकी आंखें पूरी तरह से सुनहरी हो गई थीं। तभी देविका बोली, शाह परिवार की इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरे देव पर हमला करने की कोशिश की। अब उनके बर्बाद होने का वक्त आ गया है। अब जाने की तैयारी करें, हम लोग अभी शाह परिवार पर हमला करने के लिए जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर जाफरान बहुत ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि देविका कभी भी इन सभी मामलों के बीच नहीं पड़ती थी। पर उसे समझ में नहीं आता था कि जब बात देव की आती थी तो वह पूरी तरह से बदल जाती थी। यही वजह है कि पूरे राजपूत परिवार को इस बात का डर था कि कहीं देव की वजह से देविका कोई गलत कदम न उठा ले। उसकी बात सुनकर वह बोला, राजकुमारी, अगर आप मेरी बात माने तो क्या मैं आपसे कोई बात कह सकता हूं? उसकी बात पर देविका ने हां में सर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, राजकुमारी, मेरा कहना है कि हमें उन्हें मध्य महाद्वीप में आने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वह जब आएंगे तो हम उनकी सहायता के लिए राजपूत परिवार की सेना को तैयार रखेंगे। अगर उनको इसकी जरूरत होगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना है। उसकी बात सुनकर देविका उससे घूरने लगी। उसके बाद वह बोली, मैं क्या करूं? देव के आने का इंतजार करूं कि वे लोग उसको खत्म कर दें? उसकी बात सुनकर जाफरान बोला, राजकुमारी, आप अच्छे से जानती हैं कि आप दोनों की शादी के बीच बहुत ज्यादा अड़चने हैं। इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर देव ने शाह परिवार को खत्म कर दिया तो आप दोनों के खिलाफ उठने वाली सभी आवाजें बंद हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर देविका ने कुछ सोचा। वह भी चाहती थी कि उसकी और देव की शादी अच्छे से और शांति से हो, मगर वह इसके लिए देव की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी। तभी उसके कानों में उसकी आवाज पड़ी, राजकुमारी, आप चिंता न करें,
मैं खुद अपने खास योद्धाओं को उनकी सुरक्षा के लिए लगा दूंगा। उसकी बात सुनकर देविका को थोड़ी राहत हुई। उसके बाद वह बोली, मैं नहीं जानती कि आप लोग क्या करने वाले हैं, पर इस बात का ध्यान रखना कि देव से ही देविका है। अगर कुछ भी हुआ तो आप लोग भी देविका को भूल जाना। उसकी बात सुनकर जाफरान को थोड़ा टेंशन हुई, मगर उसने कुछ भी नहीं बोला। ठीक है राजकुमारी। उसके बाद वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद देविका ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जिससे उसके सामने देव का मासूम चेहरा आ गया। मगर अचानक से उसकी बढ़ती हुई शक्तियों को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वह बोली, कोई बात नहीं, तुम्हारा और इंतजार तो कर ही सकती हूं। उसके बाद वह दोबारा अपनी कल्टीवेशन में बैठ गई। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ जैसे ही जाफरान देविका के पास से निकला तो वह दरबार में चला गया, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तभी उसने एक सैनिक से पूछा कि लीडर कहां पर है। उसकी बात सुनकर वह योद्धा बोला कि लीडर अब भी टेरेस पर है। उसकी बात सुनकर जाफरान वहां से सीधा टेरेस पर चला गया। वहां पर जाते ही उसके सामने एक आदमी पीट करके खड़ा हुआ था। तभी जाफरान के कानों में एक रोबदार आवाज गूंजी, क्या कहा हमारी गुड़िया ने? उसकी बात सुनकर जाफरान ने देविका से हुई सभी बातें उससे बता दी। उस आदमी, जो कथित तौर पर राजपूत परिवार का लीडर था, जिसका रुतबा सिर्फ मध्य महाद्वीप में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में था, ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जो उससे नहीं डरता हो, सिर्फ 3 या 4 परिवार को छोड़कर। या आप ये कह सकते हैं कि राठौड़ परिवार को छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उस इंसान के हाथ में थी। आज वह इंसान अपने खुद की बेटी के सामने मजबूर था। तभी उसने कहा, कुछ मालूम चला कि आखिर वह लड़का है कौन? उसकी बात सुनकर जाफरान बोला, लीडर, उस लड़के के बारे में मालूम नहीं चल रहा, मगर जिस तरह उस लड़के का घमंड और उसकी आंखों में आग थी, वह किसी आम योद्धा में नहीं हो सकती। यही नहीं, राजपूत परिवार का कोई योद्धा भी उस आग का मुकाबला नहीं कर सकता, खुद राजकुमारी भी। उसकी बात सुनकर लीडर थोड़ा हैरान हुआ। उसके बाद वह बोला, और कुछ मालूम चला कि वह लड़का आखिर है कौन? उसकी बात पर वह बोला, लीडर, ये तो मालूम नहीं चला, लेकिन एक बात है जो मुझे भी बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उस लड़के के पास एक बहुत ही रहस्यमय मार्शल आत्मा है जिसका मुकाबला कोई भी मार्शल आत्मा नहीं कर सकता। जैसे ही उसकी मार्शल आत्मा बाहर आई, मेरी मार्शल आत्मा खुद ब खुद बाहर आ गई, जैसे कि वह अपने सम्राट का अभिनंदन कर रही हो। वह पूरी तरह से झुक गई थी। उसकी बात सुनकर लीडर पीछे मुड़ा। वह लगभग 40 वर्ष का एक बहुत ही खूबसूरत मर्द था। उसके चेहरे पर एक रौब था जो किसी आम योद्धा में नहीं होता है। उसकी बात सुनकर वह बोला, यह कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर वह बोला, लीडर, यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि जैसे ही उसकी मार्शल आत्मा बाहर आई, वह बहुत ही अजीब सी मार्शल आत्मा थी। उसका पूरा शरीर सांप का था। यही नहीं, उसे 2 सींग थे। यही नहीं, उसके सर पर एक तेज भी था। उसके 4 हाथ थे जो देखने में किसी ड्रैगन के थे। वहां पर सिर्फ मेरी मार्शल आत्मा बाहर नहीं आई थी, वहां पर और 3 मार्शल आत्माएं थीं। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वह तीनों मार्शल आत्माएं मुझसे भी ज्यादा ताकतवर थीं। मेरी मार्शल आत्मा उन तीनों का सामना नहीं कर सकती थी। देखने में ही वह किसी सम्राट रैंक का मार्शल आत्मा थी। उसके बाद भी वो तीनों उस लड़के की मार्शल आत्मा के सामने झुक गईं। मैंने बहुत कोशिश की कि उस मार्शल आत्मा की रैंक को मालूम कर सकूं, मगर बहुत कोशिशों के बाद भी मैं यह मालूम नहीं कर पा रहा था कि आखिर वह किस तरह की मार्शल आत्मा है और उसका रैंक क्या है। ऐसा लग रहा था कि उसका रैंक हमारे सोचने के रैंक के ऊपर है। उसके बाद वह बोला, लीडर, हैरानी की बात यह है कि वह अभी शिशु है, तो वह अभी से इतना ताकतवर है। आगे क्या होगा उसके बारे में बोला नहीं जा सकता। उसकी बात सुनकर लीडर बहुत हैरान हुआ। उसके बाद वह बोला, बड़े बुजुर्ग से बात करो और मालूम करो कि आखिर यह कैसी मार्शल आत्मा है। इसी से हमें उस लड़के के बारे में मालूम चल सकता है। उसकी बात सुनकर उसने हां में सर हिला दिया। उसके बाद वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद खुद लीडर सोच में पड़ गया। उसने कहा, बच्चे, तुम जैसे अपने आप को दिखाते हो वैसे ही मुझे मालूम करना ही पड़ेगा कि आखिर तुम हो कौन। उसके बाद वह वहां से गायब हो गया। वहीं इसी वक्त दूसरी तरफ उस गुफा के अंदर देव को कई घंटे हो गए थे इस कड़ाई में गए हुए। तभी जहर मास्टर ने कहा, बच्चे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है।
बहुत जल्द यह मेरा होगा, तुम्हारी अमृता भी और तुम्हारी डिवाइन बॉडी भी मेरी होगी। उसके बाद वह जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद उसने अपने पास से ड्रैगन क्रिस्टल को निकाला और उस कढ़ाई में डाल दिया, और यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही ड्रैगन क्रिस्टल उस कढ़ाई के अंदर गया, अचानक से उसके अंदर की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। अचानक से देव के अंदर का ड्रैगन बोन जागृत हो गया। यही नहीं, चारों तरफ अचानक से ड्रैगन स्केल जागृत हो गया। ये होते ही अंदर की शक्तियां कंट्रोल में आने लगी। यही नहीं, उसके माथे पर राठौड़ परिवार का निशान भी चमकने लगा। उसके आते ही देव के अंदर का जहर उस ड्रैगन क्रिस्टल ने अपने अंदर खींच लिया, जिसके बाद यह हुआ कि अचानक से देव के चारों तरफ की शक्तियां उसके अंदर तेजी से समा गई। लेकिन इस वक्त देव के चारों तरफ की शक्तियां बहुत ज्यादा थीं, जिसके वजह से देव के चारों तरफ अचानक सतरंगी शक्तियां चमकने लगीं। यह होते ही अचानक से उसके चारों तरफ की शक्तियों में द्रव्य धीरे धीरे समा गया। देव के चारों तरफ जो द्रव्य था वह भी देव के चारों तरफ जमा होने लगा, जिसके वजह से वह भी धीरे धीरे देव के अंदर समाने लगी, जिसके बाद शक्तियां कंट्रोल में आने लगी। वहीं देव इस वक्त भी बेहोशी में था और बाकी का प्रोसेस होने लगा। वहीं उस हांडी से बाहर जहर मास्टर बोला, बच्चे, बस 1 माह की बात है। उसके बाद वह बोला, ये वही चीज है जिसका मुझे इतने सालों से इंतजार है। उसके बाद वह शैतानों की तरह हंसने लगा। वहीं धीरे धीरे वक्त बीतता गया। ऐसे ही पूरे 1 माह खत्म हो गया। देव को अंदर गए हुए पूरे 28 दिन हो चुके थे, मगर अभी भी बाहर वह तीनों खड़े थे। अब उनके अंदर भी जहर का असर होना शुरू हो चुका था। तभी निशा के साथ की लड़की बोली, निशा, हमें लीडर के पास चलना चाहिए, अब वही कुछ कर सकते हैं। उसकी बात पर निशा ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। वह बोली, जब तक यंग मास्टर नहीं जाएंगे मैं कहीं नहीं जाने वाली। उसकी बात सुनकर अब निशा के साथ वाली लड़की बोली, अब तुम पागल हो गई हो। तुम अच्छे से जानती हो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें जो भी करना था हमने किया। अगर हम और ज्यादा दिन यहां पर रुके तो हम खुद ही इस जहर से मर जाएंगे। उसकी बात पर निशा उसे घूरने लगी। उसके बाद वह बोली, तुम्हें जहां पर जाना है जा सकती हो, मैं नहीं रोकूंगी, मगर मैं इस जगह से नहीं जाने वाली, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए। वहीं इस वक्त रोहित की हालत और भी खराब थी। उसने किसी तरह अपने आप को संभाल रखा हुआ था। उसे हल्की हल्की चक्कर आ रहा था, साथ में बार बार उसकी आंखें बंद हो रही थीं। उसने किसी तरह अपने आप को संभाल कर रखा हुआ था, मगर अब उसकी हद बाहर हो रही थी। तभी निशा के साथ वाली लड़की ने देखा कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। उसने कहा, निशा सुनो, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हमें पीछे चलना चाहिए, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। उसकी बात सुनकर भी निशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बोली, तुम रोहित को लेकर पीछे चली जाओ, उसका तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रहा है। उसकी बात सुनकर वह लड़की को अब गुस्सा आने लगा। उसने किसी तरह अपने आप को संभाल कर रखा हुआ था, मगर अब उसकी हद बाहर हो रही थी। तभी उसने देखा कि निशा के साथ वाली लड़की ने ताड़ लिया कि जरूर कोई न कोई गड़बड़ है। उसने कहा, निशा सुनो, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, हमें पीछे चलना चाहिए, जरूर कोई न कोई गड़बड़ है। उसकी बात सुनकर भी निशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह बोली, तुम रोहित को लेकर पीछे चली जाओ, उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो रही है। उसकी बात सुनकर वह लड़की को अब गुस्सा आने लगा। वह बोली, तू बिल्कुल पागल हो गई है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो यंग मास्टर को क्या जवाब दोगी? इसकी बात सुनकर निशा बोली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम रोहित को लेकर आगे जाओ, मैं देखती हूं, मगर कुछ हो गई मैं भी आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने एक बार अपनी आंखों को बंद किया। उसके बाद वह बोली, जो करना है करो, पर अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो कृपया वहां से हट जाना। इसकी बात सुनकर निशा ने हां में सिर हिला दिया। उसके बाद इस लड़की ने राहत की सांस ली और उसे लाकर वह वहां से आगे की तरफ खींच गई। उसके जाने के बाद निशा ने दोबारा एक उस तरफ देखने लगी जिधर देव गया था। वह बोली, यंग मास्टर, अगर आप बचकर नहीं आए या आपको कुछ भी हुआ तो मैं भी इस जगह से नहीं हिलूंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इसके बाद वो सामने की तरफ देखने लगी। वह कुछ सोच पाती कि अचानक से वहां पर एक धमाका हुआ।
इसके सामने जो दीवार थी जिसने इस जहर को रोक कर रखा हुआ था, वह अचानक से आजाद हो गया। निशा कुछ समझ पाती कि अचानक से उसके शरीर के चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैलने लगी। यही नहीं, वह धीरे धीरे चारों तरफ से सुनहरे रंग में घिर चुकी थी, जिसके बाद अचानक से निशा से एक हवा आकर टकराई। निशा ने बहुत कोशिश की कि वह उसका सामना कर सके। उसने बहुत कोशिश की मगर वह नहीं कर सकी, क्योंकि उसने देखा कि अचानक से उसके चारों तरफ हरी धुंध भरने लगा। वह समझ गई कि उसके पास इस दुनिया का सबसे ताकतवर जहर आ गया। उसने सोचा कि ये उसके जिंदगी के आखिरी पल हैं। यह सोचकर उसके मन में एक राहत हुई, मगर उसके दिल में यह कसक थी कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त को यह भी नहीं बता पाई कि वह अभी तक जिंदा है, या उसके इतना पास होकर भी वह उसके पास नहीं थी और न ही वह उससे मिल पाई। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी, मगर उसने अपने आप को संभालना शुरू किया। तभी उसने अपनी धुंधली आंखों से देखा कि अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उसके बाद एक आकृति एक आंख बंद किए हुए आसमान के ऊपर चली गई। जैसे ही यह हुआ और वह गहरा जहर चारों तरफ फैलने लगा, उसी वक्त एक सतरंगी शक्ति आई और उसने निशा को चारों तरफ से घेर लिया। जितनी भी भयानक शक्तियां थीं, सभी निशा से दूर हो गई थीं, मगर इस वक्त तक उसके शरीर में बहुत ज्यादा जहर जा चुका था। मगर जैसे ही उसने देव को सही सलामत देखा, उसकी आंखें बंद हो गईं। वहीं जैसे ही देव बाहर आया, अचानक पीछे उसकी रहस्यमयी मार्शल स्पिरिट प्रकट हो गई, जिसने आते ही अपना साइज बहुत बड़ा बना लिया था। उसका साइज इतना बड़ा था कि उससे कई किलोमीटर दूर खड़े रोहित और उस लड़की को वह साफ साफ दिख सकती थी। तभी रोहित ने अपने पास से एक गोली निकाली। उसके बाद उसने उसे खा लिया। उसको खाते ही रोहित के अंदर का जहर खत्म होने लगा। तभी रोहित को एक डकार आई। उसके बाद वह अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया। उसके बाद उसने अपना मुंह को खोला, जिससे उसके अंदर का जहर खत्म हो गया। उसके बाद रोहित ने उस लड़की से बोला, आप भी इस गोली को खा लो, इससे आपके अंदर का जहर खत्म हो सकता है। उसकी बात सुनकर वह लड़की बोली, मुझे उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद वह जमीन पर बैठ गई। तभी वह कल्टीवेशन करने लगी। कुछ ही देर में उसके अंदर का जहर भी खत्म हो गया। जब रोहित ने यह देखा तो उसने पूछा, आपने यह कैसे किया? उसकी बात सुनकर वह बोली, अपने दोस्त से पूछ लेना कि वह कैसे करता है। वह इस वक्त उससे बात करने के मूड में नहीं थी। उसे इस वक्त निशा की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और निशा को देखने लगी। तभी उन्हें एक धमाके की आवाज आई, जो बहुत ही खतरनाक थी। उन्होंने देखा कि पूरे किटक गांव के अंदर हरा धुआं जाने लगा और वह जहां से भी गुजर रहा था, वहां पर सब कुछ सपाट करता जा रहा था। यह सब देखकर उस लड़की की रूह तक कांप गई। वह अपनी जगह पर बस बुत ही बन गई। तभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि निशा तो एकदम उस बवंडर के पास ही खड़ी थी। ये सब देखकर उसे लग रहा था कि आज निशा की इस वक्त मौत हो चुकी है। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके रहते हुए पहले यंग मास्टर और अब निशा दोनों की मृत्यु हो गई और उसने कुछ किया भी नहीं। यही नहीं, उसे लग रहा था कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। वहीं रोहित का हाल कुछ ठीक नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि कोटवा गांव की तरफ अचानक से एक बहुत बड़ी परछाई आ गई। उसके नीचे वे लोग एक छोटी सी परछाई को भी देख सकते थे। जब रोहित ने परछाई को देखा, वह समझ गया कि देव अभी तक ठीक है। तभी उसने दूसरी तरफ देखा। इस वक्त उस लड़की की आंखों में आंसू थे। तभी वह बोला, देखिए, मैं नहीं जानता कि आप क्यों रो रही हैं, पर आप इस बात को याद रखना कि इस वक्त जूनियर भाई जिंदा है, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि निशा को कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर वह लड़की पहले तो हैरान थी। उसके बाद उसने भी कोटवा गांव की तरफ देखा। उसने देखा कि इस वक्त देव और उसका मार्शल आत्मा दोनों आसमान में उड़ रहे थे। यह देखकर उसको थोड़ी राहत हुई। साथ में उसने अपनी आंखों को बंद करके यह दुआ करने लगी कि निशा भी सही सलामत रहे। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ जैसे ही देव बाहर आसमान में आया, अचानक से उसके चारों तरफ की शक्तियां उसके अंदर जाने लगीं। वहीं उसके मार्शल आत्मा ने अपने शरीर को और भी बड़ा करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने अपना मुंह खोला, जिससे वहां पर जितना भी जहर था वह सभी उसके अंदर जाने लगा। जैसे जैसे सभी जहर उसके अंदर जा रही थी,
वैसे वैसे उसके अंदर की शक्तियां और भी मजबूत होती जा रही थीं। देव आस पास की शक्तियों को लगातार निगलता जा रहा था और वहीं उसका मार्शल आत्मा आस पास का पूरा जहर निगल गया। यही नहीं, उसकी प्रबल शक्ति इतनी तेज थी कि उसने आस पास की सभी शक्तियों को भी निगल लिया। उसके बाद सबसे पहले उसने चारों तरफ के जहर की हर एक जड़ को निगल लिया। ये तक कि जितने भी जहर आस पास के गांव में भी फैला हुआ था वह भी खत्म हो गया। कोटवा गांव पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। ऐसा होते ही अचानक से आसमान काला होने लगा। वह सभी उसके अंदर जाने लगे। जैसे जैसे सभी जहर उसके अंदर आ रही थी वैसे वैसे उसके अंदर की शक्तियां और भी मजबूत होती जा रही थीं। देव आसपास की शक्तियों को लगातार निगलता जा रहा था और वहीं उसका मार्शल आत्मा आसपास का पूरा जहर निगल गया। यही नहीं, उसकी प्रबल शक्ति इतनी तेज थी कि उसने आसपास की सभी शक्तियों को भी निगल लिया। उसके बाद सबसे पहले उसने चारों तरफ के जहर की हर एक जड़ को निगल लिया। यहां तक कि जितने भी जहर आसपास के गांव में भी फैला हुआ था वह भी खत्म हो गया। कोटवा गांव पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। ऐसा होते ही अचानक से आसमान काला होने लगा। देव का मार्शल आत्मा और आसमानी गड़गड़ाहट, उसके बाद पूरे आसमान में बहुत तेज गड़गड़ाहट होने लगी। यही नहीं, ये बादल बहुत घने थे। आसमान इतना खतरनाक लग रहा था जैसे कि वह आसपास के कई गांव को एक साथ बर्बाद करके ही मानेगा। बिजलियां इतनी तेज चमक रही थीं कि वहां के लोगों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी थी। तभी उसी वक्त देव के मार्शल आत्मा ने ऊपर की तरफ देखा। वह ऐसे देख रहा था जैसे कि वह किसी तुच्छ चीज को देख रहा हो। उसने घमंड भरी निगाहों से ऊपर की तरफ देखना शुरू किया। उसकी इस घमंडी रवैये की वजह से बादलों के बीच की हलचल खतरनाक हो गई। वहीं ये सब देखकर रोहित और वह लड़की बहुत हैरान थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट के लिए बादल क्यों आ रहे थे। बादल तभी आते हैं जब इंसान मार्शल राजा बनता है, मगर यहां पर सब उल्टा हो रहा था। उन्होंने उसी हैरानी में एक दूसरे को देखा। आज जो भी हो रहा था, जितने शौक का सामना आज उन्हें एक साथ करना पड़ा था देव के वजह से, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अनुभव नहीं किया था। उन्होंने अपने आप को संभाला, पर उन बेचारों को मालूम था कि उन्हें अब भी और भी झटके लगने वाले थे। उन्होंने देखा कि देव का मार्शल आत्मा अपने आप बड़ा होने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी वैसे ही आसपास बहुत ज्यादा बैंगनी रोशनी फैल रही थी। उसी वक्त उन्होंने देखा कि उसकी लंबाई दुगनी हो गई। उसके बाद उसने एक दहाड़ लगाई, जिसके बाद अचानक से उन्होंने देखा कि उनके मन में हलचल मच गया। ये दहाड़ इतनी तेज थी कि उसके सामने खुद बादलों के गरजने की आवाज भी धीमी पड़ गई थी, जिसके वजह से आसमान से एक बिजली जो बहुत ही भयानक थी वह देव की तरफ आने लगी। मगर वह देव से टकरा पाती तभी उसके मार्शल आत्मा से एक रोशनी निकली। उसके बाद वह जाकर उस बिजली से टकरा गई। ऐसा होते ही बिजली गायब हो गई। यह देखकर वह बादल और भी क्रूर हो गए। तभी देव की मार्शल आत्मा ने देव को पूरी तरह से घेर लिया। इसके बाद वह घमंड से ऊपर आसमान की तरफ देखने लगी। यह देखकर उन बादलों में और भी हलचल हुई और उससे भी ज्यादा खतरनाक बिजली दोबारा देव की तरफ आने लगी, जिसे देखकर देव की मार्शल आत्मा ने अपने शरीर को बड़ा करना शुरू कर दिया और सीधा उस बिजली को निगल गई। गुस्से में उसने तेजी से अपने शरीर को बड़ा करना शुरू कर दिया, जिससे वह बादलों तक अपनी लंबाई कर ली। इस वक्त जमीन से लेकर आसमान तक एक बैंगनी रोशनी चमक रही थी। तभी उसने अपना मुंह खोला। इस वक्त उसके मुंह में एक ब्लैक होल जैसा बन गया। उसके बाद उसने पूरे बादलों को निगलना शुरू कर दिया। चाहे बादलों ने कितनी भी बिजलियां उसके ऊपर गिरा रही थीं, पर उसका असर नहीं हो रहा था, क्योंकि कोटवा गांव के जहर को निगलने के बाद वह बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। रोहित और लड़की की हैरानी, निशा को बचाना। वहीं जब बेचारे रोहित और उस लड़की ने यह देखा तो अब सिर्फ उनकी आंखों से खून आना बाकी था, क्योंकि आज तक उन्होंने न कभी इसके बारे में सुना था और न ही कहीं पढ़ा था। आज उनके साथ सब उल्टा ही हो रहा था। तभी रोहित बोला, जूनियर भाई अब बस करो, अब और कितना शौक दोगे? अब बंद करो यार, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस लड़की का भी यही हाल था। वहीं सभी बादल खत्म होने पर बाकी के बादल जल्दी से भाग गए। उनके जाने के बाद देव की मार्शल आत्मा ने दोबारा से दहाड़ लगाई, जिससे पूरा आसमान दहल गया। इस वक्त
वह आसमानी बिजलियों को निगलने के बाद वह और भी ज्यादा खतरनाक हो गया था। इसी वजह से आसमान में और भी शक्तियों की हलचल होने लगी। उसके बाद उन्होंने अपने आप को संभाला, फिर सामने की तरफ देखने लगे। उसी वक्त देव नीचे आया। उसके बाद उसने अपने कद को पूरी तरह से छोटा कर लिया। इस वक्त उसके सिर का ताज बहुत ही तेजी से चमक रही थी। नीचे आकर उसकी लंबाई लगभग 7 फुट की हो गई थी। उसने देव को पूरी तरफ से खुद में लपेट लिया। उसके बाद वह देव के चेहरे के सामने आ गया। वह देव के चेहरे को ही देख रहा था। तभी देव के माथे पर अचानक से राठौड़ परिवार का चिन्ह चमकने लगा, जिसके वजह से आसपास की शक्तियों से बहुत ही गहरा दबाव फैलने लगा। उसके बाद देव के माथे से रोशनी निकली और उस आत्मा से टकरा गई, जिसके वजह से एक पल में ही उसका मार्शल स्पिरिट बिखर गया और उसके माथे में समा गया। उसके जाते ही अचानक से देव के शरीर में एक अलग सा हलचल मचा। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने सामने ही जहर मास्टर बेहोश पड़ा हुआ था। उसको देखते ही देव का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया, मगर उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद वह उसके पास चला गया। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव थे। उसने कहा, क्या बात है, तुम्हें बहुत शौक है ना मुझसे लड़ने का? चलो, मैं आज तुम्हारी इस ख्वाहिश को भी पूरी कर देता हूं। उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और उसे मारने वाला ही था कि तभी उसको कुछ ध्यान आया। उसने उसे उठाया और उसको लेकर असुर महल की कारावास की तरफ सीधा फेंक दिया। उसके साथ साथ उसने उस कारावास को बाकी जगह से अलग कर दिया ताकि वह वहां से भाग न जाए। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को संभाला, फिर सामने की तरफ देखने लगा। उसी वक्त उसे महसूस हुआ कि अचानक से उसके चारों तरफ शक्तियों में से जहर खत्म हो गया था। यह देखकर देव बहुत हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हुआ, मगर उसे इस बात की खुशी थी कि जहर खत्म तो हो गया। उसके बाद वह वहां पर निशा को ढूंढने गया जहां उसने बाकी को छोड़ा था। निशा का उपचार और मीठी तकरार। पर जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। उसके बाद वह थोड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, शायद ज्यादा वक्त हो गया है तो वे लोग यहां से चले गए होंगे। उसके बाद वह अपनी शक्तियों को बाहर करने के लिए जाने ही वाला था, तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने थोड़ा करीब से देखा, जिधर से उसकी खुद की शक्तियां महसूस हो रही थीं। जैसे ही देव ने यह महसूस किया, वह बहुत ज्यादा हैरान था। उसे समझ में नहीं आया कि आखिर उसकी शक्तियां उसे उधर क्यों महसूस हो रही हैं। वह जल्दी से उस तरफ चला गया। जैसे ही उसने देखा, वह बहुत ही हैरान हुआ, क्योंकि उसने देखा कि वहां पर निशा बेहोश पड़ी हुई है और वहां पर निशा पड़ी हुई है। तभी उसने देखा कि निशा का शरीर पूरी तरह से नीला पड़ चुका है। उसे समझने में वक्त नहीं लगा कि आखिर हुआ क्या। उसके बाद उसने यह देखकर उसके चेहरे पर एक मायूसी भरी मुस्कान आ गई। उसने सोचा कि यह लड़की कभी नहीं बदलेगी, आज भी वैसी ही है। उसके बाद वह निशा के पास गया। उसके बाद उसने अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया। उसके बाद उसने अपने होंठों को निशा के होंठों पर रख दिया। वह जानता था कि इसके अलावा कोई भी उपाय नहीं था, क्योंकि ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी या दवा जो उस जहर को खत्म कर सकती। इसीलिए उसने उस जहर को अपने अंदर खींचना शुरू किया। भले ही देव ने अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी यह सब उसके लिए आसान नहीं होने वाला था। जैसे जैसे वह उसके होंठों को चूसता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखें लाल होती जा रही थीं। यही नहीं, उसके सिर में भी अलग सा दर्द उठता जा रहा था। उसने किसी तरह से अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया और अपने दर्द को कम करने लगा, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपने आप को बहुत संभाला, लेकिन उसकी भी आंखें हल्की हल्की बंद होने लगीं। देव जानता था कि अगर उसने अपनी आंखों को बंद किया तो उसकी सभी मेहनत बर्बाद हो सकती थी। इसलिए उसने अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके अपने दिमाग को शांत करने लगा। बहुत कोशिश के बाद भी उसकी शक्तियां काम नहीं हो रही थीं। साथ में उसकी आंखें भी लाल हो गईं। उसके बाद उसने सामने की तरफ देखा। उसने देखा कि निशा की बॉडी नॉर्मल होती जा रही थी। यह देखकर देव को थोड़ी राहत मिली। उसके बाद उसने अपने काम को और भी तेज कर दिया। पहला किस और नोक झोंक। देव को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि किसी ने उसके शरीर में कीलें मार रही हों, मगर उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद
वह और भी तेजी से निशा के अंदर की जहर को अपने अंदर करने लगा। जैसे जैसे वह यह कर रहा था, उसकी शक्तियों में और भी ज्यादा हलचल होने लगी। कुछ देर बाद देव ने निशा के अंदर की सभी जहर को अपने अंदर कर लिया। उसके बाद वह निशा के सीने पर ही अपना सर रखकर सो गया। इस वक्त उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थीं। वहीं इस वक्त देव के अंदर की डिवाइन बॉडी ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने देव के सभी जहर को उसकी शक्तियों में बदलने लगा। वहीं अचानक से निशा को खांसी हुई। उसके बाद उसने अपनी आंखों को खोला। उसको बहुत हैरानी हुई, मगर अभी उसकी आंखें धुंधली थीं। धीरे धीरे उसकी आंखें साफ हो गईं। उसके बाद उसे महसूस हुआ कि उसके सीने पर कुछ है। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं, क्योंकि देव ने अपना सर बिल्कुल उसके सीने के ऊपर रखा हुआ था, जो उसके सीने के उभारों के बीच था। यह देखकर उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। उसका गर्दन भी पूरी तरह से गुलाबी हो गया था। शर्म के मारे अब वह देव को अपने सीने से हटा नहीं पा रही थी। तभी उसे अपने होंठों में दर्द महसूस हुआ तो उसने उन्हें छुआ। उसने अपने हाथों को अपने होंठों पर लेकर गई। उसे महसूस हुआ कि उसके नाजुक होंठों पर खून आ रहे थे, जैसे कि किसी ने बहुत ही रफ किस किया हो। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गया। उसके बाद वह उन्हीं नजरों से देव को देखने लगी। अब उसे देव पर गुस्सा आ रहा था। उसने जल्दी से देव को अपने से दूर कर दिया। देव की नींद खुल गई। उसने सामने निशा को सही सलामत देखा तो उसको थोड़ी राहत मिली। उसके बाद उसने एक राहत की सांस ली। तभी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि निशा की आंखों में आंसू थे। उसने पूछा, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? सबको रुलाने वाली नक्छड़ी आज खुद रो रही है। यह कहकर देव जोर जोर से हंसने लगा। जब निशा ने उसके मुंह से यह शब्द सुना तो वह समझ गई कि देव को सब कुछ मालूम चल चुका है। उसने देखा कि इस वक्त देव हंस रहा है। वह जल्दी से देव के पास गई और उसे मारने लगी। वह बोली, भोंदू इंसान, तुमने मेरी पहली किस चुरा ली है। मैंने इसे अपने होने वाले पति के लिए बचाकर रखा हुआ था। उसकी बात सुनकर देव को अब समझ में आया कि आखिर वह रो क्यों रही है। उसके बाद वह बोला, अरे तुम्हें तो कोई पति मिलने नहीं वाला है, न कि कभी तुम्हें कोई किस करता। इसलिए मैंने कर दिया, जिससे तुम्हें अपने पति की याद न आए। उसकी बात सुनकर तो अब निशा का गुस्सा हद से बाहर हो गया। उसके बाद वह और भी ज्यादा बेचारे देव को पीटने लगी। जब देव ने यह देखा तो वह बोला, अरे रुको रुको, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मैंने तुम्हारे अंदर की जहर खत्म करने के लिए यह सब किया था। उसकी बात सुनकर निशा बोली, पर क्यों? तुम कुछ और भी कर सकते थे। उसकी बात सुनकर वह बोला, क्या बात है ये तो बता। क्योंकि देव इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह उसे मार क्यों रही थी। तभी उसके कानों में दोबारा निशा की आवाज पड़ी, भोंदू इंसान, तुम्हारी जान ले लूंगी। उसके बाद वह उसके तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी देव बोला, अरे रुको रुको, मेरी बात तो सुनो कि क्या कहा था। देखो, तुम्हारे अंदर दुनिया की सबसे खतरनाक जहर था, इसलिए मैं अपनी नक्चड़ी को ऐसे तो नहीं मरने दे सकता, चाहे मुझे उसकी पहली किस चुरानी पड़े। अगर तुम्हारी जान बचानी पड़े तो मैं ऐसी कई किस चुरा लूं। उसकी बात पर निशा शांत ही हुई थी कि उसकी आखिरी बात पर देव के चेहरे की स्माइल देखकर उसका चेहरा और भी लाल हो गया। वह उसे घूरने लगी। उसके बाद देव बोला, अच्छा छोड़ो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, झगड़ा तो बाद में भी कर लेंगे, लेकिन एक बात बताओ कि तुम्हें भी वह किस अच्छा लगा ना? यह बोलकर देव जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए निशा उसके किस को इमेजिन करने लगी। अचानक से उसने अपना सर झटका। वह उस बेवकूफ इंसान के वजह से क्या गंदी चीजें सोच रही थी। उसके बाद उसने देव को मारना शुरू कर दिया। देव बेचारे ने भागने की कोशिश की, मगर उसे निशा की शक्तियों का कोई भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वह बेचारा बस मार खाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। तभी निशा बोली, भोंदू इंसान, आज के बाद ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। उसके किस को इमेजिन करने लगी। अचानक से उसने अपना सर झटका। वह उस बेवकूफ इंसान के वजह से क्या गलत चीजें सोच रही थी। उसके बाद उसने देव को मारना शुरू कर दिया। देव बेचारे ने भागने की कोशिश की, मगर उसे निशा की शक्तियों का कोई भी अंदाजा नहीं था, इसलिए वह बेचारा बस मार खाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं था। तभी निशा बोली, भोंदू इंसान,
आज के बाद ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अभी वे लोग लड़ ही रहे थे, तभी वहां पर रोहित और वह लड़की आ गई। जब उन्होंने उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। सबसे ज्यादा तो उन दोनों को देव को देखकर हैरानी हुई। जिस लड़के ने इतने भयानक इतने सारे जहर को निगल लिया, यही नहीं, जिस लड़के ने अकेले ही पूरी आसमानी बिजली को निगल लिया, वह इस वक्त एक लड़की से पिट रहा था। यह बात उन्हें हजम नहीं हो पा रही थी। तभी उस लड़की ने देव की तरफ देखते हुए बोला, क्या यह वही लड़का है या हम किसी और को देख रहे हैं? उसकी बात सुनकर रोहित बोला, मैं खुद हैरान हूं कि आखिर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया वह इस तरह निशा से मार खा रहा है। उन लोगों ने उसके बाद वे लोग जल्दी से उन दोनों के पास चले गए। उसके बाद उन्होंने दोनों को अलग किया। उसके बाद वे बोले, तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे? उनकी आवाज सुनते ही देव को थोड़ी राहत मिली। उसके बाद देव जल्दी से रोहित के पास चला गया। उसके बाद वह बोला, सही किया आप आ गए सीनियर। एक तो मैंने इस पागल नक्छड़ी की जान बचाई, उसके बाद यह मेरी शुक्रिया अदा करने के बजाय यह मुझे ही मारने पर तुली है। उसकी बात सुनकर निशा उसे घूरने लगी। तभी निशा के साथ वाली लड़की बोली, आखिर हुआ क्या था कि तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो? उसकी बात सुनकर देव बोला, लगता है कि तुम ही समझदार हो, जानती हो इस पागल लड़की की। अभी उसने अपनी बात को कहना शुरू ही किया था कि अचानक से निशा ने कहा, भोंदू इंसान, अगर तुमने कुछ कहा तो पक्का मैं आज तुम्हारी जान लेकर ही मानूंगी। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वह बोला, इन लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि मैंने आखिर किया क्या है कि तुम मुझ जैसे मासूम पर जुल्म कर रही हो। देव की मासूम वाली बात रोहित और उस लड़की को हजम नहीं हो पा रही थी। तभी देव ने रिया से कहा, बताओ। उसकी बात सुनकर तो निशा का पारा अब चढ़ रहा था। वह बोली, बेवकूफ, अगर तुम शांत नहीं हुए तो मैं सच में जाकर तुम्हारी जान ले सकती हूं। उसकी बात सुनकर देव बोला, ऐसे धमकी किसको दे रही हो? सबको तो बताओ कि आखिर मुझे पीटने का रीजन क्या है। उसकी बात सुनकर निशा के साथ वाली लड़की बोली, वह सच तो बोल रहा है, तुम बताओ कि आखिर क्या हुआ था? रिया और रोहित की बात। उसकी बात सुनकर निशा ने एक बार उसे घूरा। उसके बाद वह बोली, मैं नहीं समझती कि तुम लोगों को बताना चाहिए कि क्या हुआ था। यह हमारी बीच की बात है और तुम लोग ना पढ़ो तो ही तुम लोगों के लिए अच्छा होगा। उसकी बात सुनकर वह लड़की बोली, पर उसकी बात भी खत्म नहीं हुई थी कि तभी उसे कानों में दोबारा निशा की कड़क आवाज पड़ी, रिया, तुम्हें मालूम है ना कि मुझे अपनी बात को दोहराना पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर देव बोला, तुम अपनी वजह से हम लोगों की आवाज को नहीं दबा सकती। मैं इस जुल्म को नहीं सहने वाला। उसकी बात पर निशा बोली, तुम ही हो ना जो रोते हुए आते थे। निशु, मुझे किसी ने परेशान किया है, आज मैं ही तुम्हें खराब करूंगी। अभी उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी उसके कानों में रोहित की आवाज आई, तो आपका नाम रिया है, आपका नाम बहुत ही अच्छा है। उसकी बात सुनकर निशा रोहित को घूरने लगी। तभी रोहित बोला, अरे बुजुर्ग, लगता है कि हम लोगों ने आप दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। तभी रोहित बोला, रिया जी, मुझे लगता है कि हम दोनों को यहां से चलना चाहिए और जब ये दोनों लड़कर फ्री हो जाए तो हम लोग आ सकते हैं। देव और निशा, पुरानी दोस्ती का खुलासा। उसकी बात सुनकर दोनों लड़कियां उसे घूरने लगीं। वहीं देव ने अपने माथे को पीट लिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर रोहित बार बार ऐसी गलती क्यों कर देता है। उन लोगों का ध्यान भटकने के लिए वह बोला, आप लोग इंतजार करें, मैं अभी आता हूं। उसके बाद वह वहां से अंदर जाने लगा। उसकी बात सुनकर निशा बोली, अब तुम अकेले नहीं जाने वाले। मैंने एक बार यह गलती कर दी है, अब दोबारा नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर देव के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, ठीक है, आप आ सकती हैं। ऐसे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही अपना मुंह बनाती रहती हो। उसकी बात सुनकर वह उसे घूरने लगी। तभी वह बोली, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही। उसकी बात पर देव ने अपने होंठों पर अपना हाथ को रख दिया। वह नहीं चाहता था कि दोबारा से उसका झगड़ा उससे उसके सिर पर चढ़े, इसीलिए वह बोला, ठीक है, तुम जैसा चाहो। उसके बाद वे लोग अंदर जाने लगे। जब वे लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अचानक से वहां अंदर की सभी चीजें खत्म हो चुकी थीं। यह सब देखकर उन्हें बहुत हैरानी हुई।
वे यह तो जानते थे कि देव को उसके मास्टर की वजह से प्रोटेक्शन मिला है, पर निशा इतने भयानक जहर से बची कैसे? तभी रिया के कानों में दोबारा रोहित की आवाज आई, निशा, एक बात बताओ, तुम बची कैसे? क्योंकि इतना भयानक जहर से बचना इतना आसान नहीं था। तुम्हारे यंग मास्टर भी यहां पर होते तो उन्हें भी यहां पर बचने में बहुत परेशानी हो सकती थी। उसकी बात सुनकर निशा का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। जब रिया ने उसे ऐसे देखा तो वह बहुत हैरान हुई, क्योंकि उसने आज तक निशा को ऐसे नहीं देखा था। तभी वह थोड़ा घबराते हुए निशा से पूछा, क्या बात है निशा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? उसकी बात टालते हुए वह बोली, नहीं, शायद अभी जहर निकला है ना, उसी वजह से यह बार बार मेरा शरीर लाल हो जा रहा है। देव ने जब उसकी बात सुनी तो उसे खांसी आ गई। निशा ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो वह उसे घूरने लगी। तभी देव बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद उसने अपने पास से एक गोली निकाली और निशा को देते हुए बोला, तुम पहले से बहुत सी अपनी शक्तियां गंवा चुकी हो, इससे तुम्हारी शक्तियों में कुछ इजाफा आ जाएगा। उसकी बात सुनकर वह उसे घूरने लगी। जब देव ने उसे गुस्से में देखते हुए पाया तो वह बोला, तुम अपनी शक्तियों को रिकवर तो कर लो। उसकी बात सुनकर आज उसने अपना मुंह बना लिया। उसके बाद वह बोली, मुझे किसी भोंदू की किसी सहायता करने की जरूरत नहीं, जो हमेशा मेरे सहारे रहता हो, वह क्या मेरी मदद करेगा? उसकी बात सुनकर अब रोहित को सस्पिशन हो रहा था। उसने देव से बोला, जूनियर भाई, क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? उसकी बात सुनकर निशा उसे घूरने लगी। तभी रिया बोली, बेवकूफ इंसान, तुम्हें उस वक्त से समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग किसी बुजुर्ग या स्टूडेंट की तरह कैसे नहीं रह रहे हैं। उसकी बात सुनकर रोहित बोला, मुझे कैसे मालूम होगा कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? मैंने इनकी बहुत थोड़ी बातें सुनी। उसकी बात सुनकर निशा का गुस्सा फटने वाला था कि तभी देव ने उसका हाथ पकड़ लिया। देव बोला, सीनियर, आपने मुझसे पूछा था ना कि मेरा कोई दोस्त था, तो मैंने आपको यह बताया था कि एक दोस्त थी। उसकी बात सुनकर रोहित ने हां में सिर हिला दिया, मगर उसे अभी तक समझ में नहीं आ पा रहा था कि आखिर वह कहना क्या चाहता है। तभी देव बोला, सीनियर, वह कोई और नहीं, निशा ही थी, मेरी निशा। उसकी बात सुनकर निशा उससे घूरने लगी। उसके बाद वह बोली, मैं कब से तुम्हारी हो गई? उसको सुनकर वह बोला, मेरा मतलब मेरी इकलौती दोस्त निशा, जिसका जगह अब तक न तो कोई ले पाया है और न कोई ले पाएगा। उसकी बात सुनकर रोहित उसे हैरानी से देखने लगा। उसके बाद वह बोला, यह बात है, मैं जानता ही नहीं था। उसके बाद वह बोला, यह बात है, तभी तो मैं बोलूं, कुछ तो गड़बड़ है। शक्तिशाली गोली। उसके बाद निशा आगे जाने लगी। तभी उसके कानों में देव की सख्त आवाज पड़ी, निशा, मैंने तुमसे कुछ बोला है। जब निशा ने उसकी आवाज सुनी तो उसने एक बार देव की तरफ देखा। वह उस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। उसने कहा, ठीक है, ले रही हूं, पर यह मत समझना कि तुम्हारे वजह से मेरा मन किया, इसलिए ले रही हूं। उसके बाद वह आगे बढ़ी और उस गोली को लेकर एक पल में ही खा गई, वो भी बिना कुछ सोचे समझे। अभी देव कुछ बताने वाला था कि तभी निशा को अचानक से अपने अंदर शक्तियों का बवंडर महसूस हुआ। वह बोली, बेवकूफ, तुमने कौन सी गोली खिला दिया मुझे? उसकी बात पर देव बोला, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने ही बेवकूफी की है। तुम्हें लगा कि यह कोई आम गोली है। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें कोई आम चीज दूंगा? उसकी बात सुनकर निशा बोली, अब बकवास मत करो और बताओ कि मैं क्या करूं। उसकी बात सुनकर देव बोला, सबसे पहले तुम अपनी शक्तियों को रिकवर करने की कोशिश करो। उसकी बात सुनकर पहले तो वह उससे घूरने लगी। उसके बाद वह दोबारा से अपनी कल्टीवेशन के रूप में बैठ गई, मगर वह भूल गई थी कि उसे अभी अपनी ताकत को देव से छुपाना है। मगर तभी रिया को इस बात का ध्यान आया। उसने देव से बोला, तुमको कुछ काम है ना, तो तुम लोग उस काम को पूरा कर लो, तब तक मैं हूं निशा के पास। उसकी बात सुनकर देव को भी सही लगा, इसलिए वह जहर मास्टर की गुफा की तरफ जाने लगा। तभी रिया बोली, तुम अच्छे से जानती हो कि निशा को मालूम चला कि तुम दोबारा से अकेले गए थे तो वह दोबारा से नाराज हो सकती है, इसलिए रोहित को भी अपने साथ लेते जाओ। उसकी बात पर रोहित को अच्छा नहीं लगा, लेकिन वह उसकी बात को भी नहीं टाल सकता था, इसलिए वह बोला, ठीक है। उसके बाद वह भी देव के साथ वहां से चला गया। उनके जाने के बाद रिया को थोड़ी राहत हुई। उसके बाद वह निशा को घूरने लगी। उसके बाद वह बोली,
बेवकूफ लड़की मुझे बेवकूफ बोलती है और जब यंग मास्टर के साथ होती है तो मेरे से भी ज्यादा बेवकूफ बन जाती है। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला। उसके बाद उसने निशा के चारों तरफ एक बैरियर बना दिया जिससे निशा की शक्तियां बाहर ना आ सके। वहीं इस वक्त देव और रोहित जहर मास्टर की गुफा के करीब जा रहे थे। रोहित का भ्रम। तभी रोहित बोला, जूनियर भाई, हम लोग जा कहां पर रहे हैं? उसकी बात पर देव बोला, सीनियर, हम वहां पर जा रहे हैं जहां से ये सभी चीजें फैली हुई थीं। उसकी बात पर रोहित बोला, पर जूनियर भाई, इससे क्या होगा? हमें तो इस बात का पता है। अब तो तुमने सब सही कर ही दिया, सभी जहर को खत्म कर दिया, तो फिर वहां पर जाने से क्या फायदा? उसकी बात सुनकर देव थोड़ा हैरान हुआ। उसके बाद वह बोला, सीनियर, आपने कहा कि इस जहर को मैंने खत्म किया है। आप पागल हो शायद। उसकी बात सुनकर खुद रोहित बेचारा सस्पिशन में पड़ गया। वह बोला, जूनियर भाई, यह बात बिल्कुल सच है। मैंने खुद देखा कि तुमने पूरे जहर को निगल लिया था। उसकी बात सुनकर देव बोला, एक मिनट, आपने कहा कि मैंने उस पूरी जहर को निगल लिया जिस जहर ने इस गांव को मैदान बना दिया, और आप कह रहे हैं कि मैंने उस भयानक जहर को निगल लिया और मैं बिल्कुल सही सलामत हूं? उसकी बात पर रोहित बोला, हां, यही हुआ था। उसकी बात सुनकर अब देव को हंसी आ रही थी, मगर उसने अपनी हंसी को रोका और बोला, सीनियर, उसके बाद क्या हुआ था? उसकी बात सुनकर रोहित बोला, भाई, जब जहर खत्म हुआ तो पूरे कोटवा गांव के ऊपर बादल छा गए, जिसके बाद आपके मार्शल आत्मा ने अपना शरीर को बड़ा किया और पूरे बादल को ही निगल लिया। जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगा। वह बोला, सीनियर, वाह, फैंसी कहानी अच्छे से बना लेते हैं। मतलब आप बोल रहे हो कि मेरे पास एक मार्शल आत्मा है जो इतनी भयानक है कि आपकी मार्शल आत्मा भी उसके सामने झुक गई। उसके बाद आप बोल रहे हो कि इसने पूरे कोटवा गांव के इतने बड़े जहर के तादाद को निगल गया। उसके बाद यह भी कम नहीं था कि आपने यह बताया कि मेरी मार्शल आत्मा ने अपनी लंबाई बढ़ाई, कि उसने पूरे बादल को ही निगल लिया। उसके बाद वह जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त देव की हंसी रुक ही नहीं रही थी। वहीं इस वक्त रोहित को समझ में नहीं आ रहा था कि वह देव को कैसे यकीन दिलाए कि वह बिल्कुल सच बोल रहा है। उसके बाद वह बोला, जूनियर भाई, तुम्हें विश्वास नहीं है मेरी बातों पर? चलो तुम रिया जी से भी पूछ लेना। उसकी बात सुनकर रोहित बोला, भाई, जब जहर खत्म हुआ तो पूरे किटवा गांव के ऊपर बादल छा गया, जिसके बाद आपके मार्शल आत्मा ने अपनी शरीर को बड़ा किया और पूरे बादल को ही निगल लिया। जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह जोर जोर से हंसने लगा। वह बोला, सीनियर भाई, फैंसी कहानी अच्छे से बना लेते हो। मतलब आप बोल रहे हो कि मेरे पास एक मार्शल आत्मा है जो इतनी भयानक है कि आपकी मार्शल आत्मा भी उसके सामने झुक गई। उसके बाद आप बोल रहे हो कि इसने पूरे किटवा गांव की इतनी बड़ी जहर की तादाद को निगल लिया। उसके बाद यह भी कम नहीं था कि आपने यह बताया कि मेरी मार्शल आत्मा ने इतनी लंबाई बढ़ा ली कि उसने पूरे बादल को ही निगल लिया। उसके बाद वह जोर जोर से हंसने लगा। इस वक्त देव की हंसी रुक नहीं रही थी। वहीं इस वक्त रोहित को समझ में नहीं आ रहा था कि वह देव को कैसे यकीन दिलाए कि वह बिल्कुल सच बोल रहा है। उसके बाद वह बोला, जूनियर भाई, तुम्हें विश्वास नहीं है मेरी बातों पर? चलो तुम रिया जी से भी पूछ लेना गुफा के अंदर। उसके बाद रोहित बोला, ठीक है जूनियर भाई, तुम्हें यकीन नहीं है तो अब निशा जी से बात कर लेंगे। वह भी यह सब देखकर हैरान थी। अब देव को उसकी बातें सुनकर बोरिंग लग रहा था, इसीलिए वह बोला, ठीक है सीनियर, हम लोग बाद में इस बारे में बात कर सकते हैं। अभी जो करना है कर लेते हैं, और क्या करना है वह आपको अंदर जाने के बाद खुद मालूम पड़ जाएगा। उसके बाद रोहित भी शांत हो गया। फिर दोनों अंदर जाने लगे। जब वे लोग गुफा के पास पहुंचे तो वहां पर कोई भी गड्ढा नहीं था। देव को यह सब अजीब लगा क्योंकि वह जानता था कि इस गुफा